हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर एक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्यक्रमों की विवेचना करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण। तो सबसे फर्स्ट फ्रेंड, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में भारत के संविधान को स्वीकार करने के बाद निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता गणतंत्र, सफल नागरिकता, सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए महसूस की गई। इसलिए भारत के संविधान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 45 की व्याख्या इस प्रकार की गई है। राज्य इस संविधान को लागू की जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा। और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, शिक्षा में यह सार्वभौमिकरण सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चे को या कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इस शिक्षा के अवसर शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना स्वीकार करती है कि बिना जाति, धर्म या मत इत्यादि की ओर शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि देश के अमीर या गरीब वर्ग में संबंध रखने वाले नगरों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी कि शिक्षा सबों के लिए समान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का अर्थ फीस ना होना, निःशुल्क पुस्तकें तथा कॉपी पेंसिल आदि, निःशुल्क दोपहर का भोजन तथा निःशुल्क स्कूल परिवहन इत्यादि है। परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में बच्चों को ये सब निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करना कुछ कठिन अवश्य है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब जानेंगे सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं। सबसे फर्स्ट है फ्रेंड्स, सार्वभौमिकरण हेतु समाधान। दूसरा है प्रवेश की सार्वभौमिकरण। तीसरा है अवधारणा के सार्वभौमिकरण। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सार्वभौमिकरण हेतु समाधान। सार्वभौमिकरण हेतु समाधान का अर्थ है कि सभी बच्चे को पढ़ने हेतु एक निश्चित दूरी तक विद्यालयी सुविधाएं प्रदान करना, अर्थात जहां तक संभव हो बालक के घर से 1 मील की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय खोले जाए। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रवेश की सार्वभौमिकरण। प्रवेश की सार्वभौमिकरण से आशय है कि वांछित आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रवेश प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी पारित किए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुख्य है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर, अवधारणा के सार्वभौमिकरण। अवधारणा के सार्वभौमिकरण से आशय है कि विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात बालक को अपने प्राथमिक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक वहीं रहना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स, शिक्षा में सार्वभौमिकरण की आवश्यकता। तो शिक्षा में सार्वभौमिकरण की आवश्यकता हम लोग को क्यों पड़ती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। शिक्षा को सार्वभौमिकरण बनाए जाने के निम्नलिखित आवश्यकता है। शिक्षा में सार्वभौमिकरण साक्षरता के प्रसार से सहायक है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है तथा शिक्षित व्यक्ति ही स्वयं के साथ साथ समाज एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण विज्ञान एवं तकनीकी विकास का लाभ उठाकर सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान करना भी है। चौथा नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, शिक्षा का सार्वभौमिकरण व्यावसायिक सफलता के विकास में सहायक है। एंड 5 नंबर है, शिक्षित नागरिक राष्ट्रीय विकास को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं, प्लस में आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स। पूरा आसान लैंग्वेज में नोट्स है फ्रेंड्स, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, शिक्षा का सार्वभौमिकरण लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है, क्योंकि आज शिक्षा के कारण ही भारत में जातिवाद, भाषावाद, प्रवेशवाद, सांप्रदायिकतावाद तथा क्षेत्रीयवाद जैसी विकराल समस्याएं आती है।
7 नंबर पॉइंट है, शिक्षा में सार्वभौमिकरण दैनिक जीवन की सफलता हेतु भी सहायक है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर निश्चित व्यक्ति छोटी छोटी खराबियों को सरलता से दूर कर सकता है। एंड 8 नंबर पॉइंट है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा उच्च शिक्षा के प्राप्ति बालकों में ललक पैदा होती है। एंड देन लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में सहायक है। तो अब हम लोग इसका निष्कर्ष के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। उपरोक्त बातों का अध्ययन से हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शिक्षा में सार्वभौमिकरण की अति आवश्यकता है। शिक्षा में सार्वभौमिकरण से बालक अपने घर के आसपास में भी पढ़ाई निःशुल्क कर सकता है। जब बालक को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होती है तो उसके उच्च शिक्षा की प्राप्ति की ललक पैदा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा में सार्वभौमिकरण होना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लस में फ्रेंड्स लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।